So hello guys and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to talk about the dark reactions of photosynthesis, जिनको आप प्यार से बायोसिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हो। तो हम लोग ऑलरेडी लाइट रिएक्शन के बारे में सारी की सारी चीजें पढ़ चुके हैं। उसका एक बार हम हल्का सा रिकैपिचुलेशन ले लेते हैं। जब हमने लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा तो हमने ये जाना कि लाइट जो है वो आपके रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा देती है, और जब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो वो आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। NADPH के साथ साथ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपका ATP भी बन रहा था। इसके अलावा जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन थी जिसमें सिर्फ PS1 इन्वॉल्व था, वहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ ATP ही हमें बनता हुआ दिखाई दिया। यानी कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन थी इसमें आपका NADPH प्लस ATP बना, जबकि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन थी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ATP बना। तो ATP आपका दो जगह बनता है, जबकि NADPH आपका सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही बनने को दिखाई देता है। अब यहां पर जो NADPH और ATP बनते हैं ये आपके डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं, बिकॉज डार्क रिएक्शन आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन है। इनको ड्राइव करने के लिए आपको एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। तो जो आपने लाइट रिएक्शन में NADPH और ATP बनाए, इन पे डिपेंड करता है आपका डार्क रिएक्शन। ओके, इसीलिए इसको डार्क बोला गया क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के आपके प्रोडक्ट्स पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इसको डार्क नहीं बोला क्योंकि अंधेरे में होता है, ये आपका डे टाइम में भी हो सकता है, या आपका नाइट टाइम में भी हो सकता है। तो डार्क रिएक्शन नाम जो था ये एक मिसनोमर था, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अब हमें यह देखना है कि डार्क रिएक्शन के अंदर जो CO2 था ये फिक्स हो रहा था, यानी जो CO2 था ये आपका कार्बोहाइड्रेट बना रहा था। तो ये किस मैकेनिज्म के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाएगा? यहां पर हमने दो स्कीम्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। पहली है आपकी C3 साइकिल। तो या तो ये C3 साइकिल शो कर सकते हैं प्लांट्स। C3 साइकिल का मतलब, C का मतलब था कार्बन और 3 का मतलब था नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पे 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होगा जो कि आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। इस 3 कार्बन के फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का नाम क्या है? आपका 3PGA, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको आप 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली आपकी जो C4 साइकिल है इसमें क्या होता है? इसमें आपका 4 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इसका नाम क्या है? OAA, जिसको आप प्यार से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट भी बोलते हैं। कहने का यह मतलब है कि चाहे आपकी C3 पाथवे हो चाहे C4 पाथवे, एक एसिड आपका बनता है एज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। यहां पे 3 कार्बन का एसिड बन रहा है, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहां पर 4 कार्बन का एसिड बन रहा है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दोनों के नाम के एंड में ही एसिड है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं यहां पर आपको बोल दूं कि 3 कार्बन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों नाम एक जैसे सुनाई दे रहे हैं। तो आप एसिड वर्ड पकड़ लीजिएगा बस एंड में, राइट? यहां पर क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, तो आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साइंटिस्ट ने कहा कि यार हमें ये तो पता लग गया कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का है, एक जगह 3 कार्बन का, एक जगह 4 कार्बन का, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कितने कार्बन का है? पहला CO2 एक्सेप्टर कितने कार्बन का है? तो देखो यार, अगर आपका एक CO2 है वो किसी मॉलिक्यूल X से कंबाइन हो रहा है और 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये X कितने कार्बन का होगा? मैथमेटिक्स है। यहां पर आपका CO2 है यानी 1 कार्बन है, यहां पर 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है, तो X इज इक्वल टू 4 कार्बन माइनस 1 कार्बन, यानी X जो है आपका 3 कार्बन का होना चाहिए। तो ये बात एकदम करेक्ट है। यहां पर जो आपका एक्सेप्टर है ये 3 कार्बन का होता है, जिसे आप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बोलते हो। लेकिन साइंटिस्ट को धक्का तब लगा जब उनकी ये वाली इक्वेशन गलत हो गई। उन्होंने बोला कि यार एक मॉलिक्यूल है CO2 का, तो 1 CO2 है, X नाम के मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है और 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है। तो ये वाला X कितना हुआ? तो यहां पर X आना चाहिए 3 माइनस 1 यानी कि 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का कोई एक्सेप्टर होता होगा। लेकिन जब कैल्विन साहब ने इस साइकिल को नोट किया, C3 साइकिल को नोट किया, तो उन्हें पता लगा कि ये जो एक्सेप्टर है ना, फर्स्ट कार्बन का एक्सेप्टर, ये एक्चुअल में 5 कार्बन का है। तो साइंटिस्ट को क्या लगा? धक्का लगा कि यार अगर 5 कार्बन का एक रिएक्टेंट है और वो CO2 के साथ कंबाइन हो रहा है, तो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट आपका 6 कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड बनना चाहिए, यानी 6 कार्बन का बनना चाहिए इसके इक्विवेलेंट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहां पर तो प्रोडक्ट 3 कार्बन का बन रहा है।
तो इसीलिए मैंने एक टर्म यहां पर यूज किया है स्टेबल प्रोडक्ट, गौर से देखना। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का है मैंने ये बोला है, तो सबसे पहले आपका आरयूबीपी आता है 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, उसके बाद उसके ऊपर एक CO2 लगा और यहां पर 6 कार्बन का जो है एक प्रोडक्ट बना, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है, राइट। तो ये फटाफट से टूट जाता है, सिंस इट इज वेरी अनस्टेबल, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए टूट जाता है। तो ये 2 मॉलिक्यूल बना लेता है 3-3 कार्बन के, जिनको आप क्या बोलते हो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हो। तो इसीलिए इसे C3 साइकिल बोला गया, क्योंकि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है ना, ये 3 कार्बन का ही है। और नीचे वाले केस में इक्वेशन एकदम साफ है, 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 4 कार्बन प्रोडक्ट। ये आपका यहां पर 3 कार्बन का एक्सेप्टर होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये आपका बेसिक्स है C3 और C4 साइकिल का, जहां पे 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट और 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब ये प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, ये बात हमें जाननी है। तो जब आप C3 पाथवे देखेंगे, यानी जब आप केल्विन साइकिल देखेंगे, तो इसके अंदर आपके क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है ये है आपका कार्बोक्सिलेशन। तो पहले मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। पहला जो आपका स्टेप है, ओके, ये आपका कार्बोक्सिलेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा किसके ऊपर, एक्सेप्टर के ऊपर। जाहिर सी बात है, ऐड कहां होगा, एक्सेप्टर के ऊपर ऐड होगा ना, तो एक्सेप्टर के ऊपर ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब देखो यार, CO2 जो है ये फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड है, यहां पर कार्बन के ऊपर सिर्फ ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो CO2 में जो कार्बन है इट इज फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड। आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर हाइड्रोजन अटैच कराने हैं। और हाइड्रोजन डोनर कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन का डोनर कौन है यहाँ पे, वाटर है। तो वाटर हाइड्रोजन डोनेट करता है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये आपका C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहां पर आपकी रिडक्शन हो जाएगी। तो आपने इस कार्बन को क्या कर दिया है, हाइड्रोजन ऐड करके रिड्यूस कर दिया है। ओके, तो पहले एक कार्बन मॉलिक्यूल के ऊपर 2 ऑक्सीजन थे, अब एक कार्बन मॉलिक्यूल के ऊपर एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई। और एक कार्बन के ऊपर यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं था, यहां पर एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो ये रिड्यूस भी हुआ। ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हुई है तो भी रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हुए हैं तो भी रिडक्शन। तो आपकी यहां पर रिडक्शन हुई, यहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट जो है बनता है। फिर होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्यों होगी, क्योंकि इसका नाम है केल्विन साइकिल, और साइकिल का मतलब ही क्या होता है, जो जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो। तो आपका जो इनिशियल एक्सेप्टर था ना CO2 का, वो एक्सेप्टर आपका रीजनरेट हो जाएगा, एक्सेप्टर आपका यूटिलाइज नहीं होगा, ये आपका रीजनरेट हो जाएगा। ये बात हमें यहां पर नोट करनी है। ओके, तो कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको CO2 को ही फिक्स करना है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लेके आओगे और एक्सेप्टर के पास अटैच करा दोगे। फिर रिडक्शन, फिर आप उसे रिड्यूस करोगे और कार्बन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना लोगे, यानी कार्बोहाइड्रेट बना लोगे। एंड देन रीजनरेशन, यानी कि आप फिर जो इनिशियल एक्सेप्टर था उसको रीजनरेट कर दोगे। 3 आपकी स्टेजेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है C3 पाथवे के बारे में, दैट इट इज यूनिवर्सल इन ऑल प्लांट्स। यूनिवर्सल इन ऑल प्लांट्स, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उन सब में ये यूनिवर्सल साइकिल का काम करती है। तो चाहे प्लांट C3 टाइप का हो, चाहे प्लांट C4 टाइप का हो, दोनों के अंदर C3 साइकिल होगी ही होगी। जो C3 प्लांट है उनके अंदर तो C3 है ही, जो C4 है उसके अंदर भी मेन आपकी कार्बन फिक्सेशन साइकिल C3 ही होती है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो पहले हम C3 की डिस्कशन कर रहे हैं, यहां पर हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से आपका काम हुआ। यह आपका एटमॉस्फेयर है, यहां से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये आ गई है लीफ के अंदर। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीफ ने ले ली। वाटर यहां पर अच्छा खासा पहले से प्रेजेंट था, जो कि एब्जॉर्ब होकर आया था रूट से। तो CO2 और वाटर यहां पर मौजूद है। ये जो है आपका हाइड्रोजन डोनर है, जो कि रिडक्शन में हाइड्रोजन डोनेट करेगा। और CO2 जो है इसको आपको क्या करना है, फिक्स करना है कार्बोहाइड्रेट बना करके। तो ये जो RUBP है इसका नाम क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। इसका नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज बिसफॉस्फेट आपके 5 कार्बन का होता है। अगर राइबुलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन का है तो इस 5 कार्बन के मॉलिक्यूल पर एक CO2 लग गया, एक कार्बन का। तो कार्बोक्सिलेशन कह दिया इसे। कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि अनस्टेबल है। इसीलिए यहां पर NCERT में 2 एरो लगा रखे हैं, क्योंकि इनके बीच में एक और स्टेप है। तो हर चीज को कंसेप्चुअली सोचना है। 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जो अनस्टेबल है, तो ये अपने आप को तोड़ लेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। तो 6 कार्बन का एक बड़ा मॉलिक्यूल था, अब वो 3 कार्बन के 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो चुका है। ये आपका पहला स्टेप है जिसे आप कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं।
अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, जो कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट है आपके केल्विन साइकिल का, ये एटीपी को यूटिलाइज करेगा और ये आपका NADPH को यूटिलाइज करेगा और क्या हो जाएगा, यहां पर रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो एटीपी और NADPH यहां पर लगे, कितने लगे वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। रिडक्शन हुई, एटीपी की जरूरत पड़ी तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया और आपका NADPH जो था वो NADP में कन्वर्ट हो गया। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिली। रिडक्शन जब हुआ तो ट्रायोज फॉस्फेट बना। ट्रायोज फॉस्फेट आपके ग्लाइकोलिसिस में भी मौजूद होते हैं, जैसे आपके ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये भी ट्रायोज फॉस्फेट है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का ट्रायोज फॉस्फेट है। तो ट्रायोज फॉस्फेट का मतलब क्या है, ट्रायोज मतलब 3 कार्बन का और फॉस्फेट मतलब उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच। ओके, तो 3 कार्बन है यहां पर, एक फॉस्फेट है। ये आगे चल के आपका सुक्रोज भी बना सकता है और आपका स्टार्च भी बना सकता है। कहने का मतलब है आपके शुगर्स बना लेगा, यानी आपके कार्बोहाइड्रेट बना लेगा। ये बात हो गई रिडक्शन के बाद। रिडक्शन के बाद एक कार्बन यहां पर आपका चला गया और जो बचे हुए कार्बन है ये सारे के सारे आपके रीजनरेट हो जाएंगे, यानी पांचों जो कार्बन थे बचे हुए ये रीजनरेट हो गए। इन्होंने RUBP बना लिया एक ATP का यूटिलाइजेशन करके। अब इस चीज को मैं अपने तरीके से समझाता हूं, बढ़िया हाथ से बना बना के, जिससे आप मेरे साथ साथ देखते जाएं कि क्या हो रहा है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपका 5 कार्बन का एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था जिसको हमने क्या बोल दिया, RUBP बोल दिया, यानी राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ये आपका 5 कार्बन का मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट था। इस 5 कार्बन के मॉलिक्यूल के ऊपर आपका एक CO2 आ गया, यानी एक कार्बन का मॉलिक्यूल यहां पर आ गया, 1 CO2 मॉलिक्यूल आ गया। अगर 5 कार्बन के ऊपर एक CO2 लग गया है तो आपके टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन। लेकिन 6 कार्बन का ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, अनस्टेबल है, तो इसको आप लोग कंसिडर नहीं करते। ये जो 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट है ये टूट जाता है और ये क्या बनाता है, 3-3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बना लेता है, जिसको आप बोलते हैं 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। राइट, ये 3 कार्बन का आपका पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना। तो यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर 5 कार्बन आपके पास पहले से थे, सिर्फ एक कार्बन आपने ऐड किया जो कि यहां पर इन 6 कार्बन के अंदर मौजूद है। अब क्या हुआ, अब ये जो 3PGA का मॉलिक्यूल बना है ये आपका ट्रायोज फॉस्फेट बना लेगा, ट्रायोज फॉस्फेट। तो यहां पर आपका एक कार्बन आ जाएगा। ओके, यहां पर एक कार्बन अटैच होता रहता है। तो जब एक साइकिल होगी ना केल्विन साइकिल की, जब एक साइकिल पूरी कंप्लीट होगी तो एक कार्बन यहां पर पहुंच जाएगा। ओके, तो सिमिलरली यहां पर आपको ट्रायोज फॉस्फेट बनाना है, यानी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाना है, तो आपको 3 बार इस साइकिल को चलाना पड़ेगा, तब जाके 3 कार्बन आपके अटैच हो। ये बात समझनी थी। तो जो एक कार्बन आपने यहां से ऐड किया है ना, ये वाला कार्बन यहां पर पहुंच गया, फिर दूसरी साइकिल चली, दूसरा CO2 आया, वो यहां पर पहुंचा, तीसरी साइकिल चली, तीसरा CO2 आया, यहां पर पहुंचा। सर ऐसा क्यों, यहां पे तो हमारे पास हैं 6 कार्बन, तो इनसे क्यों नहीं हम 2 ट्रायोज फॉस्फेट बना लेते। मेरे भाई इट इज अ साइकिल, और साइकिल की खास बात यह है कि ये जो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल आपको फ्री में मिला है ना इनिशियली, आपको ये वापस भी करना है। तो 5 कार्बन आपको इनिशियली मिले, 5 कार्बन ही आपको वापस करने हैं, तो आप जो ये वाला एडिशनल आ रहा है आपके पास, इसी को तो यूज करोगे ना। तो जब एक केल्विन साइकिल पूरी होती है तो आप एक कार्बन को फिक्स करते हो, ये बात हमेशा याद रखना। राइट, तो ये जो ट्रायोज फॉस्फेट बने इसमें सिर्फ एक ही कार्बन आया है अभी तक। ट्रायस फॉस्फेट कब बनेगा, जब 3 बार साइकिल कंप्लीट हो चुकी होगी। और ये ट्रायस फॉस्फेट आगे चल के समझ लो आपने 6 बार इस साइकिल को चला दिया तो एक ग्लूकोज बन जाएगा 6 कार्बन का। आपने 12 बार इस साइकिल को चला दिया, 12 कार्बन का सुक्रोज बन जाएगा। आपने 1200 बार इस साइकिल को चला दिया, 100 सुक्रोज मॉलिक्यूल बन जाएंगे। सिमिलरली जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हो, बचे हुए टाइम में क्या कर लो, रीजनरेट कर लो अपने RUBP को। तो पहला जो आपका प्रोसेस हुआ ये क्या है, ये है आपका कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है। दूसरा जो आपका स्टेप है ये क्या है, आपका रिडक्शन, क्योंकि यहां पर रिड्यूस हो रहा है आपका फॉस्फोग्लिसरेट और ये बना रहा है आपके कार्बोहाइड्रेट्स। यहां पर आपका NADPH और ATP जो बने थे यूटिलाइज हो रहे हैं। एज वेल एज यहां पर जो रीजनरेशन स्टेप है यहां पर भी ATP का इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि जो आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें आपका ATP भी बनता है प्लस NADPH भी बनता है, और ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है लाइट रिएक्शन का, इसमें सिर्फ ATP बनता है। तो मैंने आपको कहा था कि ATP 2 जगह बन रहा है और NADPH सिर्फ एक जगह। अब आप बोलोगे सर इसकी क्या रेलेवेंस है, ये तो हम लाइट रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। रेलेवेंस ये है मेरे भाई कि NCERT में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि दैट्स वाई
देयर आर टू प्लेसेस एट विच एटीपी इज फॉर्म्ड। उस लाइन का महत्व क्या है? उस लाइन का महत्व यह है कि आपके 2 बार एटीपी बने थे, साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक में भी, तो यहां पर 2 बार एटीपी लग भी रहे हैं। एटीपी आपका रिडक्शन स्टेप में भी चाहिए और रीजनरेशन स्टेप में भी चाहिए, और NADPH बन रहा था सिर्फ एक स्टेप में यानी नॉन साइक्लिक वाले में, तो ये चाहिए भी सिर्फ एक ही जगह। तो प्लांट की बॉडी भी बहुत स्मार्ट है, उसे पता था कि आगे चल के मुझे C3 साइकिल करनी है तो NADH से ज्यादा मुझे एटीपी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप मल्टीपल टाइम से साइकिल चलाते हो तो आपको मल्टीपल एटीपी की जरूरत पड़ेगी, जो कि ज्यादा है नंबर में एज कंपेयर टू NADPH। तो NADPH आपको कम चाहिए रहते हैं तो आपको एक ही जगह बनाने से काम चल गया, और एटीपी 2 जगह चाहिए रहते हैं तो आपके 2 जगह बने भी। तो प्लांट की बॉडी भी अच्छी खासी स्मार्ट देखने को मिलती है। ये आपका जनरल प्रोस्पेक्ट था C3 साइकिल का, इसको थोड़ा डिटेल में अभी देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर देखो कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। RUBP एक 5 कार्बन का कीटोज शुगर है, यानी यहां पर आपका जो कीटोनिक ग्रुप है ये लगा हुआ रहता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये 5 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है राइबुलोज बिस फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट इसके ऊपर लगे रहते हैं। ये आपका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, यानी ये सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका 5 कार्बन का RUBP CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा विच इज अनस्टेबल। तो यहां पर क्या होगा? CO2 जो है ये आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहां पर जो आपका 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बना था ये आपका टूटेगा और 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बना लेगा विच आर स्टेबल इनफ। तो इनको आपने क्या बोला? 3PGA बोला, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और यहां पर जो एंजाइम आया इसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज। क्यों? क्योंकि RUBP के ऊपर अगर आप कार्बोक्सिलेशन करा रहे हो तो नाम क्या हो जाएगा एंजाइम का? RUBP कार्बोक्सिलेज ही हो जाएगा ना, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपके रिएक्शन का बेस है। सबस्ट्रेट का नाम है RUBP और रिएक्शन का नेचर है कार्बोक्सिलेशन, तो RUBP कार्बोक्सिलेज इसका नाम हो गया। सिंस द एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, तो इसका पूरा नाम हो जाता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को। इसका नाम तो तुमने पक्का ही सुना होगा, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। रुबिस्को पूरी दुनिया का सबसे अबंडेंट एंजाइम है, या फिर आप कह सकते हो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। एनिमल के अंदर सबसे अबंडेंट जो प्रोटीन है वो कोलेजन होता है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप बात करें तो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो रुबिस्को है इसके एक तो 2 प्रॉपर्टी है। दुनिया में देखो 2 कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हो सकती है, जैसे सफेद है तो काला है, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है। उसी प्रकार से 2 अल्टरनेट टर्म्स आप लेते हो, या तो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। रुबिस्को भाई साहब की सबसे खास बात यह है कि ये आपका कार्बोक्सिलेशन भी कराता है, इसके नाम में ही है कार्बोक्सिलेज, और इसके नाम में दूसरा है ऑक्सीजनेज, यानी ये दोनों प्रकार के काम करता है। ओके, तो रुबिस्को क्या है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये CO2 की प्रेजेंस में भी काम करेगा, O2 की प्रेजेंस में। और ये तो सिद्धांत है यार, या तो CO2 प्रेजेंट होगा एक्सेस अमाउंट में या ऑक्सीजन होगा, तो ये हमेशा क्या है? कुछ ना कुछ करता ही रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहता है, और प्लांट में भाई बायोमास है बहुत ज्यादा, तो एनिमल से ज्यादा बायोमास रहता है प्लांट का। अगर आप एक जंगल में जाओ तो 100 शेरों के वजन के बराबर तो एक पेड़ का वजन हो जाता है। तो इनका बायोमास सिंस बहुत ज्यादा है तो इनका अमाउंट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए पूरी दुनिया का सबसे अबंडेंट एंजाइम कहलाता है। यहां पर ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर रहा है, तो इसे हमने क्या बोल दिया? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, या फिर डायरेक्टली बोल दिया RUBP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहां पर ये ऑक्सीजनेशन का काम नहीं कर रहा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करा रहा है, कार्बोक्सिलेशन करा रहा है। तो यहां पर ये एज एन ऑक्सीजनेस काम नहीं करता, लेकिन हाँ इसका पूरा नाम रुबिस्को ही है, ये बात आपको याद रखनी है। तो रुबिस्को ऑक्सीजनेस का काम कब करेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा फोटो रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, जो कि हम आज ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका फोटो रेस्पिरेशन है। सेकंड प्रोसेस है आपका रिडक्शन। तो अब आपने क्या किया? अब आपने जो ट्रायोज ये आपको देखने को मिला था PGA, इसको ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। तो इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू द ग्लूकोज फॉर्मेशन, यानी अब आपका ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च वगैरह बन सकता है। यहां पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स आपको लगाने पड़ते हैं फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH आर यूज्ड पर CO2 मॉलिक्यूल यूज्ड। यानी अगर आपको एक कार्बन को फिक्स करना है, तो 2 आपको ATP लगाने पड़ेंगे और 2 आपको क्या लगाने पड़ेंगे? NADPH। अगर मैं बोलूं एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP लगे, तो आप क्या बोलोगे? एक ग्लूकोज बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एक कार्बन है ना दोस्त यहाँ पे, तो अगर आपको
ग्लूकोज बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कार्बन फिक्स करने पड़ेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो एक ग्लूकोज के लिए 12 तो आपको एटीपी खर्च करने पड़े और 12 ही आपको NADPH खर्च करने पड़े। यानी कि फॉर द फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल आपको केल्विन साइकिल के 6 टर्न चाहिए, तब जाके आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें 12 एटीपी और 12 NADPH आपके लग जाएंगे। तो यहां पर आपने एटीपी और NADPH लगाए और एटीपी NADPH को लगा करके आपने क्या किया है, अल्टीमेटली ट्रायोज फॉस्फेट बना लिया है जो कि सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज वगैरह बना सकता है। दिस वॉज द सेकेंड स्टेप। अब आपने थर्ड स्टेप देखा, दैट इज रीजनरेशन ऑफ RUBP। क्योंकि RUBP देखो हमारा मॉलिक्यूल तो है नहीं, जैसा हमारे को मिला था स्टार्टिंग में वैसा हमें वापस करना पड़ेगा। तो इसको हमें रीजनरेट करना है, तभी ये आपकी साइकिल कहलाएगी। सिंस इट इज अ साइकिल, तो जो इनिशियली हमें फ्री में मिला था वो हमें वापस भी करना है। तो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल हमें RUBP कंटिन्यूअसली देने भी पड़ेंगे, तो आपको RUBP वापस करना होता है। ठीक है, इट रिक्वायर्स 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। यानी अगर आप एक कार्बन फिक्स करते हो तो पर 1 कार्बन आपको एक ATP यहां पर देना होता है। तो अगर आप एक ग्लूकोज बना रहे हो यानी आप 6 कार्बन फिक्स कर रहे हो तो 6 ATP आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे रीजनरेशन वाले स्टेप में। सो हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल टोटल आपके 3 ATP लगे, 2 ATP मॉलिक्यूल लगे आपके रिडक्शन में और 1 ATP मॉलिक्यूल लगा आपका रीजनरेशन में, जबकि सिर्फ 2 NADPH आपके लगे यहां पर रिडक्शन वाले स्टेप में। रीजनरेशन में कोई NADPH नहीं लगता। So it is probably to meet the difference in number of ATP and NADPH used in dark reaction that cyclic photophosphorylation take place। यही मैंने बात आपको बताई थी कि ATP आपके ज्यादा लग रहे हैं, needed more, और NADPH आपके कम लग रहे हैं, needed less। That's why आपकी cyclic photophosphorylation अलग से होती है जिसमें only ATPs are made। इसमें सिर्फ ATP ही बनाए जाते हैं। तो बढ़िया काम यहां पर हो जाता है, ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया कि क्यों ज्यादा एटीपी बनते हैं, क्योंकि एटीपी आगे हमें पता है ज्यादा यूज भी होंगे। तो यहां पर आपका पर CO2 मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो आपके 2 एटीपी लगे और 2 NADPH लगे और एक आपका एटीपी यहां पर लगा। तो पर CO2 अगर आप देखेंगे, पर CO2 मॉलिक्यूल आपके 2 एटीपी यहां पर, 1 एटीपी यहां पर, तो 3 तो एटीपी लगे, 2 रिडक्शन में 1 रीजनरेशन में, और सिर्फ 2 आपके NADPH लगे, 2 NADPH लगे। इसको आपको अगर एक ग्लूकोज के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या बोलोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे फॉर ग्लूकोज, तो 18 और 12 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली इनका नंबर। कोई बोले एक ट्रायोज फॉस्फेट के लिए कैलकुलेट करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 6 हो जाएगा इनका नंबर। कोई बोले एक सुक्रोज के लिए कैलकुलेट करो तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने कार्बन का मॉलिक्यूल है उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 36 और 24 इनका नंबर हो जाएगा। सेम चीज आपको एनसीईआरटी में दी भी हुई है। तो अगर एक ग्लूकोज बनने के लिए 6 टर्न लगते हैं तो अल्टीमेटली आपकी एटीपी कितनी लगेंगी, अगर आपके 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है तो आप 6 CO2 अंदर डालोगे, एक ग्लूकोज बनेगा। इसके लिए आपको 18 एटीपी लगाने पड़ेंगे, यानी 3 एटीपी लगे थे एक कार्बन के लिए और यहां पर 6 कार्बन है तो 18 हो गए। तो 18 एटीपी टूटने के बाद 18 एडीपी मिल गए आपको, प्लस 18 पीआई मिल गए, और 18 की जगह यहां पर 12 NADPH, राइट, क्योंकि 2 NADPH लगे थे आपके एक कार्बन के लिए, यहां पर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो 12 NADPH हो गए, तो 12 NADP में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपकी केल्विन साइकिल है, ये इसकी एनर्जी मैट्रिक्स है कि कितने एटीपी लगे, कितने NADP लगे, ये एनर्जी मैट्रिक्स है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, राइट। ये आपको यहां देखने को मिला। अगली जो पाथवे आती है इट इज C4 पाथवे, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये इतनी सिंपल नहीं है जितनी C3 पाथवे थी, उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको थोड़ा ज्यादा महत्व देना भी जरूरी है। C4 पाथवे में पहला जो आपका स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का होगा जिसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये हम जानते हैं। इसके जो डिस्कवरर थे इनका नाम था हैच एंड स्लैक। जैसे C3 पाथवे को आप केल्विन साइकिल बोल रहे थे, सिमिलरली यहां पर C4 साइकिल को आप हैच एंड स्लैक पाथवे बोल सकते हैं, क्योंकि हैच और स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर किया था। ये साइकिल उन प्लांट्स में देखने को मिलती है जो कि आपके ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जो अच्छा खासा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, वहां पर आपको ये पाथवे देखने को मिलती है। दे ऑल्सो यूज C3 पाथवे एज मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, यानी जो आपका ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होगी ना पाथवे, ग्लूकोज सिंथेसिस में, ये आपकी C3 है। क्योंकि जब मैंने आपको C3 पढ़ाई थी तो एक बात मैंने वहां पर लिखी थी कि C3 जो है ये एक यूनिवर्सल पाथवे है सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में। तो मैंने आपको कहा था जो C3 प्लांट है उसमें तो C3 हो ही रही थी, वो तो हम पढ़ के आगे आ चुके हैं।
C4 में भी तुम्हें C3 दिखा दूंगा। ओके, यहां पर देखो, यहां पर C3 एसिड बनता है। ओके, और यहां पर कैल्विन साइकिल से आपकी फिक्सेशन होती है। तो यहां पर C4 साइकिल के अंदर भी छोटा सा C3 आपको देखने को मिल गया अलग से। तो ये आपकी यूनिवर्सल इसीलिए होती है, राइट। देखो अलग से हमने दिखा भी दिया है, कैल्विन साइकिल सेंटर पे लिखा हुआ है नीचे वाले पार्ट में। तो यहां पर आपकी अलग से C3 होती है। द लार्ज सेल अराउंड द वस्कुलर बंडल्स, ये हम पढ़ चुके हैं एनाटॉमी के अंदर। वस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम का एक बंडल। तो जाइलम जो कि वाटर और मिनरल ट्रांसलोकेट करता है यूजुअली, और फ्लोएम जो कि आपका शुगर ट्रांसलोकेट करता है। इनके चारों ओर कुछ सेल्स लगे रहते हैं जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो वस्कुलर बंडल के चारों ओर जो शीथ लगी है इसे आप क्या बोलोगे? बंडल की शीथ। ये तो आपका बंडल हो गया, वस्कुलर बंडल। और इसके ऊपर जो शीथ लगी हुई है इसे क्या बोलोगे? बंडल शीथ सेल्स ही तो बोलोगे। तो इसे आप क्या बोलते हो? बंडल शीथ सेल्स बोलते हो, राइट। दे आर कॉल्ड एज बंडल शीथ सेल। ओके, तो यहां पर क्रैन्स एनाटॉमी हमें देखने को मिलती है C4 प्लांट के अंदर, क्योंकि हमने देखा था C3 प्लांट में ना कॉमन जो आपके सेल्स होते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स, जिनको आप मीजोफिल सेल्स बोलते हो, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उन मीजोफिल सेल्स में ही सारे प्रोसेसेस हो रहे थे। कोई एक्सटर्नल झमेला नहीं था। यहां पर आपके मीजोफिल सेल तो है ही, पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा बंडल शीथ सेल भी यहां पर नए देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका बाइफर्केशन हो गया। कुछ रिएक्शन आपके इस बंडल के चारों ओर प्रेजेंट बंडल शीथ सेल में होंगे, और कुछ रिएक्शन आपके इनके चारों ओर प्रेजेंट मीजोफिल सेल्स में होंगे। तो इन्होंने क्या कर लिया है? बाइफरकेट कर लिया अपने आप को। मीजोफिल सेल अपने स्पेसिफिक काम कर रहा है, बंडल शीथ सेल अपने आप को स्पेसिफिकली पोर्ट्रे कर रहा है। इसे आप कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी, क्रैन्स टाइप ऑफ एनाटॉमी। तो बंडल शीथ सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वस्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम के बाहर आपका एक से ज्यादा लेयर भी आपको बंडल शीथ सेल की देखने को मिल सकती है। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहां पर आपके क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। थिक वॉल्स होती है यहां पर मोटी मोटी, एंड दे आर इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, और कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। यानी अल्टीमेटली यहां पर आपको बहुत ही टाइटली पैक्ड मोटे मोटे सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करते हैं। जैसे यहां पर आपको कोने में दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे से क्लोरोप्लास्ट है, और आपस में बिल्कुल भी गैप नहीं है इनके बीच में। तो अच्छा खासा यहां पर आपको पैकेजिंग देखने को मिल रही है, और मोटी मोटी इनकी वॉल्स हैं, बहुत मोटी इनकी वॉल्स होंगी। तो थिक वॉल्स भी इनकी होती हैं। ये आपका बंडल शीथ सेल का एक बेसिक ओवरव्यू। ओके, तो यहां पर आपको स्पेशल अरेंजमेंट देखने को मिली, जिसको आपने क्रैन्स एनाटॉमी बोला, जिसका मतलब होता है व्रत। यानी यहां पर अरेंजमेंट जो है दो अलग अलग सेल की डिफरेंट है, और आपका बाइफर्केशन ऑफ लेबर भी है। मीजोफिल सेल अपना अलग काम करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे बंडल शीथ सेल के साथ। बंडल शीथ सेल अपना अलग काम करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे मीजोफिल सेल के साथ। तो यहां पर क्या होता है हैच एंड स्लैग पाथवे में, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहां पर क्या हुआ अपने तरीके से, एंड आफ्टर दैट थ्योरी आपकी आराम से निकल जाएगी। जहां पर आपका एटमॉस्फेरिक जो CO2 था, यानी एटमॉस्फेयर से CO2 आ रहा था आपके लास्ट केस के अंदर भी, C3 पाथवे के अंदर भी, ये CO2 आपका सेल के अंदर आ गया, मीजोफिल सेल के अंदर। ये जो ग्रीन दिखाया जा रहा है यहां तक का, ये आपका मीजोफिल सेल है। ऊपर वाला आपका मीजोफिल सेल है, और नीचे वाला जो है ये आपका बंडल शीथ सेल है, राइट। तो मीजोफिल सेल में ये जो CO2 था, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको आप प्यार से पेप भी बोलते हो, जो कि 3 कार्बन का होता है, इसके साथ फ्यूज कर गया। अब एक कार्बन आपका CO2 का और 3 कार्बन आपके पेप के, तो क्या बन जाएगा? 4 कार्बन का पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहां पर फिक्सेशन आप इसे बोलते हो 4 कार्बन का पहला एसिड बना, जिसको आपने क्या बोल दिया? जिसको आपने बोला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब जो यहां पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये ट्रांसपोर्ट होते टाइम 4 कार्बन के अलग अलग एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि मैलिक एसिड और आपका एस्पार्टिक एसिड, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा इजी है, ये मोर परमिएबल होते हैं। तो यहां पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो था मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और इसे भेज दिया गया बंडल शीथ सेल के अंदर। बंडल शीथ सेल में ये आपका 4 कार्बन का एसिड पहुंचा। ये क्या करता है? ये 4 कार्बन का जो एसिड है ना, ये CO2 को धीरे धीरे रिलीज करता रहता है, यानी यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। अगर 4 कार्बन का एसिड है, ये टूटेगा CO2 देने के लिए, तो क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का एसिड था, इसने CO2 दे दी है यहां पर फिक्स करने के लिए, तो 3 कार्बन का जो इनिशियल एक्सेप्टर था, ये रीजनरेट हो गया। यही तो हमें करना था, इसीलिए तो इसका नाम साइकिल रखा हमने, क्योंकि यहां भी जो 3 कार्बन का इनिशियल मॉलिक्यूल है, ये वापस आ गया है। तो डीकार्बोक्सिलेशन से CO2 तो आपका पहुंच गया एटमॉस्फेयर से यहां, ये यही वाला CO2 है, इसको तो मैंने अंदर पहुंचा दिया,
और जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसपे CO2 लगा था ये आपका यहां पर मिल गया हमें, इसको आप वापस से ट्रांसपोर्ट कर देते हो और पंप बैक कर देते हो, ये आपका वापस आ जाता है। ये आपको यहां पर एक पूरी की पूरी जो है पाथवे देखने को मिली। इसको अब हम अपने हाथों से बना लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ बेटर वे। यहां पर ऊपर की साइड में क्या बना लेता हूं, ऊपर की साइड में बना लेता हूं लेट्स से आपका मीजोफिल सेल। ओके, ऊपर की साइड आपका मीजोफिल सेल बना लेता हूं। ये आपकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं, यानी ये आपके क्या हो गए प्लाज्मोडेस्माटा, जिनसे दो सेल्स आपके कनेक्टेड होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होते हैं। नीचे वाला जो सेल है इसका नाम क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो सेल है इसका नाम हो जाएगा बंडल शीथ सेल। तो ये क्या हो गया, पहले तो ये देखते हैं। पहले जो आपका सेल है ये हो गया मीजोफिल सेल, और नीचे जो आपका सेल है ये क्या हो गया, ये हो गया बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल। अब देखो मेरे भाई यहां पर क्या हुआ, इसके ऊपर इनकी सेल वॉल्स प्रेजेंट है, राइट। सेल है प्लांट का तो सेल वॉल तो होगी, ये आपकी सेल वॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसको आप फर्दर कंटिन्यूड वे में बना भी सकते हैं पूरे के पूरे सेल के ऊपर। हमें इसका कोई काम नहीं है तो हम अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। लहलहाती हवा के साथ आपका CO2 यहाँ पर पहुंचा, एटमॉस्फेरिक CO2, और जब CO2 यहाँ पर पहुंचा तो ये आपका कंबाइन कर गया किसके साथ, 3 कार्बन के एक मॉलिक्यूल के साथ जिसका नाम है पेप यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को आपने CO2 के साथ अटैच कर दिया है तो यहां पर पेप जो है इसकी कार्बोक्सिलेशन हो गई, तो पेप्केज नाम का एंजाइम यहां पर लगता है और 4 कार्बन का आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है। 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटेट ट्रांसपोर्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत देता है, तो ऑक्सैलो एसिटेट की जगह ये बन जाता है मैलिक एसिड यानी मैलेट, या फिर एस्पार्टिक एसिड या फिर एस्पार्टेट। ये जो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड है 4 कार्बन के, ये आपके चले जाते हैं बंडल शीथ सेल के अंदर। यहां पर 4 कार्बन का जो एसिड है ये आपका डी कार्बोक्सिलेट हो जाता है, क्योंकि इस CO2 को जो कि हमने अभी 4 कार्बन वाले एसिड में फिक्स कर दिया है, इसको हमें पहुंचाना भी तो है नीचे तक। तो यहां पर एक तो आपका CO2 निकल गया और एक आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल निकल गया। ये जो 3 कार्बन का एसिड है ये वापस भेज दिया जाता है आपका कहां पर, मीजोफिल में। यहां पर ये रीजनरेट कर लिया जाता है और ये आपका पेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेप हमने दोबारा से रीजनरेट कर लिया और यहां से जो हमने CO2 लिया था वो हमने यहां पर डाल दिया। अब ये CO2 क्या करेगा, ये CO2 आपका C3 साइकिल में चला जाएगा, जो कि नॉर्मली हमने देखा था केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था, C3 पाथवे के अंदर CO2 को आप लोग रिड्यूस कर रहे थे एंड अल्टीमेटली आपने उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया था। सेम प्रोसेस आपकी यहां पर भी हुई। तो C3 तो आपकी यूनिवर्सल पाथवे ये तो होगी होगी। C4 में नई बात क्या हुई, C4 में आपके दो जो सेल्स थे अलग अलग काम कर रहे हैं। एक आपके CO2 को फिक्स करता है 4 कार्बन के एसिड के फॉर्म में और भेज देता है बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में आपका जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल यहां पर है वो रीजनरेट हो जाता है, यानी वो अलग हो जाएगा, CO2 से वापस चला जाएगा, और यहां पर जो CO2 है ये C3 पाथवे में घुस जाती है और यहां पर रोबिस्को नाम का एंजाइम था, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो कि C3 पाथवे करवा देता है। ये आपकी C4 साइकिल का बेसिक एस्पेक्ट था। अब इसको देख लेते हैं किताब के अंदर। तो प्राइमरी CO2 जो एक्सेप्टर है इसका नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसको हम पेप बोल रहे हैं। अब ये जो पेप है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल में यहां पर देखने को मिला। तो ऊपर वाला जो सेल है मीजोफिल सेल, इसके अंदर आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्रेजेंट है। 3 कार्बन के पेप के साथ CO2 जुड़ गया, यानी कार्बोक्सिलेशन हो गई है पेप की। तो जो एंजाइम लगेगा इसका नाम क्या है, पेप कार्बोक्सिलेज या फिर पेपकेज, एक ही बात है। तो पेपकेज क्या कराता है, पेप के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड लगा देता है। तो यहां पर जो मीजोफिल सेल है इसमें रूबिस्को नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपका मीजोफिल सेल में पेपकेज होगा, रूबिस्को नहीं होगा। रूबिस्को होगा तो ये यहीं पर C3 साइकिल करना स्टार्ट कर देगा, बट हम नहीं चाहते कि ये बाहर जो है C3 साइकिल करे। हम इसको अंदर ले जाएंगे एक हाईली कोटेड सेल के अंदर, क्योंकि बंडल शीथ सेल के मोटे मोटे सेल थे, हाईली कवर्ड सेल थे, सेल वॉल थिक थी, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज थे, कॉम्पैक्टली पैक्ड थे, कोई इंटरसेलुलर स्पेस था नहीं। तो हमें ऐसी पैक्ड जगह पर ले जाना है अपने CO2 को सेफली, जिससे वो बाहर डिफ्यूज ना हो जाए। तो हमें जो रूबिस्को है इसको रखना है अंदर जहां पर फिक्सेशन होनी चाहिए। तो यहां पर जो C4 एसिड है ये तैयार हो गया कार्बोक्सिलेशन से, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये मीजोफिल सेल में बना क्योंकि पेपकेज वही है, वही फिक्सेशन हुई है। देन ये कुछ अदर 4 कार्बन के एसिड भी बना सकता है, जैसे मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, जिनको आप बंडल शीथ सेल में आसानी से भेज पाओ।
अब जो आपके बंडल शीट सेल हैं, यहां पर C4 एसिड गया, अब इसे आपको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि CO2 आपको रिलीज करानी है, तो यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन हुई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आपने हटा दिया एक मॉलिक्यूल में से और C3 मॉलिक्यूल आपने रीजनरेट कर लिया। अब ये जो C3 मॉलिक्यूल है इसे आप पंप बैक कर देंगे मीजोफिल सेल में, जहां पर ये दोबारा पेप बना लेगा, तो इसे रीजनरेशन कहते हो। क्योंकि ये साइकिल है तो आपका पेप वापस हो गया, एंड ये जो CO2 रिलीज हुई है ये C3 पाथवे कर लेगी, यानी यहां पर आपका रुबिस्को प्रेजेंट रहेगा। तो बंडल शीट सेल के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट है क्योंकि यहां पर C3 पाथवे हो रही है, लेकिन यहां पेप्केज प्रेजेंट नहीं है, यहां पर कोई कार्बोक्सिलेशन वगैरह नहीं हो रही पेप की। तो पेप की कार्बोक्सिलेशन कहां पर हो रही थी? CO2 कहां जुड़ रहा था पेप के ऊपर? आपका मेसोफिल सेल के अंदर, तो यहां पर आपका पेप्केज प्रेजेंट रहेगा। जबकि मेरे दोस्त यहां पर जो आपका C4 एसिड है ये टूटकर जब आपका CO2 बनाएगा तो इसकी फिक्सेशन यहां पर हो रही है केल्विन साइकिल से, तो यहां पर रुबिस्को प्रेजेंट रहेगा। यही क्वेश्चन आपके आते हैं कि रुबिस्को स्पेसिफिकली कहां प्रेजेंट है? आपका बंडल शीट सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी थिक सेल वॉल है, इंपरवियस टू गैसियस एक्सचेंज है, राइट, इंपरवियस टू गैसियस एक्सचेंज है। ये आपकी लेस इंटरसेलुलर स्पेस है, या फिर नो इंटरसेलुलर स्पेस आप लिख सकते हो, नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये आपके टाइटली पैक्ड सेल हैं। एक बार अगर यहां पर CO2 आ गई तो ये वापस नहीं जा पाएगी, CO2 वापस नहीं जा सकती, तो CO2 को आपने कैद कर लिया है, तो यहीं पर रुबिस्को प्रेजेंट है जिससे सारा काम यहीं पर हो जाए। ओके, तो यहां पर इसीलिए आपका क्या किया गया, कॉमन पाथवे का इस्तेमाल किया गया, चाहे C4 प्लांट हो चाहे C3 साइकिल प्रेजेंट होगी ही होगी। C4 प्लांट बहुत स्पेशल होते हैं, क्यों? इनके बारे में जानो। C4 प्लांट स्पेशल क्यों है? दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, जिसे क्रांज एनाटॉमी बोला जाता है। यहां पर आपके बंडल शीट सेल्स भी हैं और यहां पर आपके मेसोफिल सेल तो होते ही होते हैं, ये आपके दोनों के दोनों प्रेजेंट। दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, ये आपके इसीलिए ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ये हायर टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकते हैं या टॉलरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, इनको बनाया ही उसलिए गया है कि आपकी जो हाई लाइट इंटेंसिटी है, जहां पर स्कॉर्चिंग लाइट है, वहां पर आपको C4 प्लांट देखने को मिलते हैं। दे लैक फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन एक नाम का प्रोसेस है जो कि C2 पाथवे कहलाता है। जो आपका C2 पाथवे है इट इज अ लॉसफुल प्रोसेस, ये एक लॉस स्टेटमेंट है प्लांट के लिए। तो प्लांट अगर C2 पाथवे शो करता है ना, तो अल्टीमेटली यहां पर लॉस हो जाता है। तो फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में होती है, तो C3 प्लांट में लॉस ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी कम है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, तो इनमें लॉस कम है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो हाई टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट इसीलिए कर लेते हैं ड्यू टू द क्रैंज एनाटॉमी, राइट। इनके पास बंडल शीट सेल है जो कि बढ़िया तरीके से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म में भी, एज वेल एज वाटर यूजेज के मैकेनिज्म में भी, राइट। यहां पर इतनी आसानी से पानी को लूज नहीं होने दिया जाता, तो ये हायर टेम्परेचर पर भी टॉलरेंस अपनी रख सकते हैं। दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, ये बात हम लोग देख चुके हैं। अगर इनमें लॉस कम है तो प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा होगी होगी। अब हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो रेस्पिरेशन इसे आप C2 पाथवे भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने C3 साइकिल के बारे में पढ़ा, C4 पाथवे के बारे में पढ़ा, अब हम C2 पाथवे देखेंगे। डेफिनेशन क्या थी C3 साइकिल की? C3 साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसके अंदर 3 कार्बन का आपका पहला इनिशियल प्रोडक्ट बन रहा था, स्टेबल प्रोडक्ट, जिसका नाम था आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। C4 साइकिल आपकी पहला 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बना रही थी जिसका नाम था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट। तो इसका नाम C2 पाथवे क्यों रखा? क्योंकि आपका 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट, या आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लेती है 2 कार्बन का। ओके, तो यहां पर आपका 3 कार्बन या 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट ना बनके 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। और ये क्यों बना? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। एनसीईआरटी की कड़ी से कड़ी जोड़ना सीखो इसमें, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या किया था हमने, मैंने आपको बोला था ये RUBP है। RUBP कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। इसके ऊपर एक CO2 लगा, CO2 लगा तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर इस रिएक्शन का नाम कार्बोक्सिलेशन है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है,
तो एंजाइम का नाम क्या था? एंजाइम का नाम क्या होगा? आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। इसको आप प्यार से और क्या बोल रहे थे? रुबिस्को। रुबिस्को रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या था? राइबुलोज बिसफॉस्फेट, यानी आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। लेकिन यहां पर एक्टिविटी कौन सी काम कर रही है? कार्बोक्सिलेज वाली, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कराना है। तो 5 कार्बन का आरयूबीपी, 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन का पहला अनस्टेबल प्रोडक्ट बना, और 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट टूट के क्या कर लेता है? आपका 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बना लेता है। 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बना लेता है। 3 कार्बन के प्रोडक्ट का नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जब कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही है यहां पर। लेकिन दूसरा केस क्या है? दूसरा केस यह है मेरे भाई, समझ लो आपके पास आरयूबीपी है 5 कार्बन का, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 5 कार्बन का आरयूबीपी और ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन के पास कोई कार्बन है? नहीं। तो अगर यहां पर रुबिस्को आ जाता है तो रुबिस्को कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? रुबिस्को कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? राइबुलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजनेज की प्रॉपर्टी शो करेगा। इट वोंट शो द कार्बोक्सिलेशन वाली प्रॉपर्टी। ऑक्सीजनेज का अगर ये काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कोई है नहीं, तो 5 कार्बन थे, ये 5 ही रह जाएंगे। तो यहां पर 5 कार्बन का जो मॉलिक्यूल था ये 2 भागों में टूट जाता है। एक आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, दूसरा आपका 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, जिसको आपने बोला फॉस्फोग्लाइकोलेट। बात समझ में आई? फोटो रेस्पिरेशन में क्या हुआ? फोटो रेस्पिरेशन में जो रुबिस्को था इसका ऑक्सीजनेशन वाला पार्ट एक्टिव है, जबकि नॉर्मल C3 साइकिल में इसका कार्बोक्सिलेशन वाला पार्ट एक्टिव है। तो यहां पर आपके टोटल कार्बन ही 5 थे, तो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना, एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बना। इस 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि एक नया मॉलिक्यूल है। यहां पर कोई एटीपी नहीं बनती, यहां पर कोई NADPH नहीं बनती। ऊपर से जो आपका फोटो रेस्पिरेशन है, आपकी एटीपी खा और जाएगा जो बना रखी है तुमने पहले से। तो तुमने एक बावर्ची को बनाया अपने घर, बुलाया अपने घर में खाना बनाने के लिए, और वो बावर्ची तुम्हारे घर का खाना खा के चला गया उल्टा। सो दैट विल बी अ लॉस स्टेटमेंट फॉर यू, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि कोई प्रोसेस तुम्हें एनर्जी देगा, एटीपी देगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर उसको फिक्स करके देगा, कार्बोहाइड्रेट बनाकर देगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना इसमें कोई फूड बनाया, ना इसने कोई कार्बन फिक्स की, ना इसने कोई एटीपी बनाया। उल्टा तुम्हारे पास जो एटीपी था वो और खा के चला गया। तो इट इज अ टोटल लॉस स्टेटमेंट फॉर एनी प्लांट। इसीलिए जिन जिन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है वो कामयाब प्लांट्स नहीं कहलाते, वो लॉसफुल प्लांट हैं। तो जो C3 प्लांट है, दुनिया के ज्यादातर प्लांट, उनमें फोटो रेस्पिरेशन होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं माने जाते। लेकिन जो C4 प्लांट है, इनके पास खुद का मैकेनिज्म है ऑक्सीजन को मैनेज करने का। अब यहां पर एक और कंसेप्ट सीखो, यहां पर एक और कंसेप्ट सीखते हैं। यहां पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि रुबिस्को जो है ना, ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है CO2 की प्रेजेंस में, और ये आपका ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है O2 की प्रेजेंस में। ये जो बाइंडिंग है, या ये जो आपका काम है ना रुबिस्को का, ये कॉम्पिटिटिव वर्क कहलाता है। कॉम्पिटिटिव वर्क, यानी रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन तब करेगा जब CO2 ज्यादा हो ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजनेशन का काम तब करेगा जब ऑक्सीजन ज्यादा हो CO2 से। तो आपको क्या करना है? आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कराना है ना बढ़िया तरीके से, आपको अगर एक प्लांट को अच्छे से शुगर बनाने के लिए मजबूर करना है, तो ऑक्सीजन की मात्रा रखो कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रखो ज्यादा। तो ये कहां मेंटेन हो पाई है? ये चीज C4 में मेंटेन हो पाई है, क्योंकि देखो मेरे भाई, यहां पर आपका मीजोफिल सेल है, यहां पर आपका बंडल शीथ सेल है। मीजोफिल सेल से मैंने 4 कार्बन का एसिड भेज दिया है आपके बंडल शीथ सेल में, और ये 4 कार्बन का एसिड टूटता है 3 कार्बन के एसिड में प्लस CO2 में। तो मैंने यहां पर आने के बाद CO2 बनाई है, यहां से मैंने एसिड के फॉर्म में इसे बुलाया CO2 को, और यहां पर मैंने इसे गैस में कन्वर्ट किया। समझ रहे हो? और ये आपकी जो बंडल शीथ सेल है, ये मैंने आपको बताया इम्परवियस है, थिक वॉल्ड है, यहां से CO2 बाहर जा भी नहीं पाएगा। तो अंदर क्या हुआ? इस सेल के CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो गई, इसीलिए मीजोफिल में रुबिस्को नहीं प्रेजेंट। इसीलिए यहां पर रुबिस्को नहीं प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर रुबिस्को प्रेजेंट होता तो मीजोफिल सेल के अंदर तो ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो यहां पर गड़बड़ हो जाती। यहां पर आपका सिलेक्टिवली सिर्फ CO2 आ पा रहा है, तो CO2 यहां पर ज्यादा है, ऑक्सीजन यहां पर नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका सिर्फ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहां पर होगा। रुबिस्को आपका बढ़िया कार्बोक्सिलेज का काम करेगा, अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आपको देखने को मिलेगी, कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन जो C3 प्लांट है, इनके अंदर सिर्फ मीजोफिल सेल है,
अब यहाँ पर CO2 भी आ रहा है, O2 भी आ रहा है। अब दोनों में से जो ज्यादा होगा वैसा काम देखने को मिलेगा। कभी CO2 आपका अच्छे से यूटिलाइज होगा, कभी CO2 अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुआ तो O2 आपका अच्छे से यूटिलाइज होगा। अल्टीमेटली आपको यह देखने को मिला कभी CO2 और कभी O2 ठीक से यूटिलाइज होगा, कभी कार्बोक्सिलेशन होगी, कभी ऑक्सीजनेशन। तो यहां पर थोड़ा बहुत लॉस आपको सहना पड़ सकता है, लेकिन हाँ C4 अच्छा खासा प्रोसेस है, इसमें लॉस कम होता है। ओके, सो नाउ अब हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, अब हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी, सारे बेसिक कंसेप्ट हम कर चुके हैं। जो आपका फोटो रेस्पिरेशन है, यहां पर 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होती है, इनका नाम है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। देखो यार, आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो प्लांट में एक स्पेशल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, तो ये तो सबसे पहले प्रेजेंट होगी, तो इसको छोड़ दो। फिर आप ये याद कर लो कि हाँ भाई माइटोकॉन्ड्रिया सबसे एंड में है, बीच में आपका पेरोक्सिसोम, राइट। तो P फॉर फोटो रेस्पिरेशन, तो पेरोक्सिसोम इसके बाद एंड माइटोकॉन्ड्रिया सबसे एंड में। तो इनका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, P फॉर फोटो रेस्पिरेशन और M सबसे एंड में। ये जो CPM है ये इनका सीक्वेंस है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो है मेन रिएक्शन होता है, यहां पर रुबिस्को आपका ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर इन्वॉल्व है, तो ऑक्सीजनेज की तरह यहां पर रुबिस्को काम करेगा। ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा तो जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट था 5 कार्बन का, इससे 2 मॉलिक्यूल बना लेगा। एक तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का जो C3 साइकिल में भी बन रहा था, और 2 कार्बन का आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि नया है, इसीलिए इसको क्या बोला, C2 पाथवे बोला। डन। और उसके बाद आपका यहां पर देखेंगे आपकी CO2 भी आगे चल के रिलीज हो सकता है, ये ऑक्सीजन को भी यूटिलाइज करता है अच्छे खासे अमाउंट, यानी कि लॉस का प्रोसेस है। केल्विन पाथवे में क्या हो रहा था, 5 कार्बन का RuBp, 1 कार्बन का CO2, रुबिस्को आया, कार्बोक्सिलेशन हुई, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बने। तो जो रुबिस्को है इसकी जो एक्टिव साइट है ये CO2 के साथ भी बाइंड करेगी और ऑक्सीजन के साथ भी, इसीलिए इसका नाम कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है। लेकिन यहां पर जिसकी बाइंडिंग पहले होगी ना वो अच्छे से रिएक्ट करेगा, तो आपकी जो CO2 है इसके साथ एफिनिटी थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिलती है। यानी अगर समझ लो 50 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 50 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रेजेंट है ना, तो आपका जो रुबिस्को है CO2 के साथ बाइंड करेगा। अगर दोनों का अमाउंट इक्वल है, कंसंट्रेशन इक्वल है, तो CO2 को पहली प्रेफरेंस, पहली प्रायोरिटी मिलती है। आपका हेमोग्लोबिन भी यही करता है। लेकिन हाँ, अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है कि 50 मॉलिक्यूल CO2 के, 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के साथ कॉम्पिटिटिवली बाइंड कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है। जिसका नंबर ज्यादा वो बढ़िया बाइंड करेगा। तो रिलेटिव कंसंट्रेशन इसीलिए आपके ऑक्सीजन और CO2 की डिटरमाइन करती है कि एंजाइम किसके साथ बाइंड करेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि CO2 की मात्रा आपकी ज्यादा हो और O2 की कम हो, तभी आपका अच्छा फिक्सेशन देखने को यहां पर मिलेगा, तभी आपको बढ़िया फिक्सेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने देखा कि इन C3 प्लांट्स कुछ ऑक्सीजन जो है ये रुबिस्को से बाइंड कर जाते हैं। C4 प्लांट में तो ऑक्सीजन आएगा नहीं बंडल शीथ सेल तक, तो उसके अंदर तो होता नहीं है फोटो रेस्पिरेशन। हाँ, ऑक्सीजन आपका C3 प्लांट के मेसोफिल सेल में आ सकता है, तो यहां पर कई बार अगर ऑक्सीजन आ गया तो CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ चुकी है, तो रुबिस्को अब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, CO2 के साथ नहीं। तो यहाँ पे RuBp जो है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और 5 कार्बन का ही मॉलिक्यूल रहा, तो एक तो आपका बना लेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का, और एक आपका बना लेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का। इसे आप बोलते हो फोटो रेस्पिरेशन, जहां पे 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। इस पाथवे के अंदर कोई शुगर नहीं बनी क्योंकि कोई कार्बन डाइऑक्साइड ही फिक्स नहीं हुआ, कोई एटीपी नहीं बनी, कोई NADPH नहीं बनी, बल्कि जो एटीपी थे वो भी आपके लग गए, तो यहां पर ये वेस्टफुल प्रोसेस कहलाता है। रेदर इट कॉजेज रिलीज ऑफ CO2 बाय यूजिंग ATP, बल्कि ATP को आपका यूज कर लेता है, कम कर देता है, और CO2 जो कि आपका फिक्स होना चाहिए था वो बल्कि रिलीज हो रहा है, तो उल्टा काम कर दिया ना इसने। आपको तो एटमॉस्फेयर से ली हुई CO2 को फिक्स करना था प्लांट के अंदर, ये तो उल्टा CO2 को रिलीज कर दे रहा है, तो ये तो उल्टा है बिल्कुल, ये हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि ये C3 प्लांट में होता है। देयरफॉर C3 प्लांट्स आर लेस प्रोडक्टिव देन C4 प्लांट, क्योंकि इनके अंदर क्या है, लॉस ज्यादा हो रहा है। समझ लो 2 बिजनेसमैन हैं, दोनों के दोनों ने 1 लाख रुपए कमाए, एक जो है उसका लॉस हो गया लेकिन 50,000 का, दूसरे का कोई लॉस नहीं हुआ, तो ज्यादा अमीर कौन है, सेकंड वाला, बिकॉज उसका लॉस नहीं हुआ। तो डिपेंड नहीं करता कि आपकी एक्चुअल जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसी हुई हैं, ये डिपेंड करता है आपने उसमें से नेट बचा कितना लिया। तो C3 इज ऑल्सो वेरी गुड पाथवे, इसीलिए यूनिवर्सल है, लेकिन मेरे भाई यहां पर आकर इसने जो है लोचा कर दिया, ये आपकी लेस प्रोडक्टिव हो गई बिकॉज इसमें लॉस काफी ज्यादा है।
C4 प्लांट में आपका फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता बिकॉज इनके पास एक मैकेनिज्म है CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का। क्योंकि CO2 कहां पर बनती है? बंडल शीथ सेल के अंदर। तो बंडल शीथ सेल जहां पर रुबिस्को है ना, उसके पास जाकर ये CO2 छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो जहां रुबिस्को है वहां CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है। तो दैट्स वाई जो C4 है यहां पर अच्छी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। ओके, तो बंडल शीथ सेल के अंदर CO2 रिलीज होता है, मेसोफिल सेल के अंदर रिलीज नहीं होता। इसीलिए आपके रुबिस्को की ऑक्सीजनेशन जो एक्टिविटी है मिनिमाइज हो गई, क्योंकि बंडल शीथ में ऑक्सीजन है ही नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर ज्यादा है, वहीं पर टूटा है, तो अल्टीमेटली वहां पर कार्बोक्सिलेशन वाली प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। ड्यू टू लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि कोई लॉस नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी और ईल्ड जो है आपके C4 प्लांट की ये बेहतर हो जाती है। दीज आर मोर प्रोडक्टिव, जबकि C3 में हमने लिखा था दे आर लेस प्रोडक्टिव। और इसीलिए आपके टॉलरेंस भी शो करते हैं हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि इनमें क्रैन्स एनाटॉमी भी प्रेजेंट थी। ये बात भी हम लोग देख चुके थे। नाउ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। मेन डिफरेंसेस यहां पर हम लोग समझ लेते हैं। तो C3 प्लांट जो है ये आपके मेसोफिल सेल्स में होती है, क्योंकि C3 प्लांट में कोई क्रैन्स एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं थी, क्रैन्स एनाटॉमी एब्सेंट थी, तो कोई बंडल शीथ सेल नहीं थे। जबकि जो C4 प्लांट है इनमें मेसोफिल के साथ बंडल शीथ सेल भी हैं, क्योंकि क्रैन्स एनाटॉमी इनमें प्रेजेंट है। C3 प्लांट में जो पहला एक्सेप्टर था ना CO2 का, 5 कार्बन का RUBP था। 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन का आपका CO2, तो ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बना बैठे। यहां पर 3 कार्बन का जो पेप है ये आपका पहला एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर। ये CO2 के साथ मिलकर 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट बना लेता है। तो यहां जो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बना है 3PGA बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट, यहां पर बना आपका ऑक्सैलो एसीटेट। क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें सिर्फ एक टाइप के क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेनल, यानी यहां पर ग्रेना प्रेजेंट है, यहां पर थाइलाकॉइड की असेंबली प्रेजेंट है। जबकि यहां पर क्रैन्स एनाटॉमी प्रेजेंट है C4 के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट दो टाइप के होते हैं, डायमॉर्फिक, मतलब डाई का मतलब दो, मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी, यानी दो अलग अलग टाइप के दिखने वाले क्लोरोप्लास्ट यहां पर है। एक तो आपका ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो कि मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होगा। तो मेसोफिल सेल में ग्रेनल ही होते हैं, अच्छे खासे ग्रेना यहां पर प्रेजेंट है, चाहे C3 हो चाहे C4। लेकिन जो बंडल शीथ सेल है इनके क्लोरोप्लास्ट ए ग्रेनल होंगे, यहां पे आपका ग्रेना एब्सेंट होता है। यहां पे सिर्फ आपके मेन एंजाइम है स्ट्रोमा वाले, मैट्रिक्स है बस। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस आपका हाई होता है, यानी C2 पाथवे यहां पर देखने को मिलती है। फोटो रेस्पिरेशन या तो यहां पर एब्सेंट है C4 के अंदर या नेग्लिजिबल है, तो यहां पर लॉस जो है आपका एकदम कम होता है या फिर लॉस नहीं ही होता। हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट, आपको यहां पर CO2 ज्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ती है, राइट। जैसे 25 से 100 ml जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगी, या फिर ये माइक्रोलीटर है, माइक्रोलीटर CO2 पर लीटर। ओके, माइक्रोलीटर है, ml तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 25 से 100 माइक्रोलीटर CO2 होनी चाहिए पर लीटर ऑफ द कंटेंट। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 0 से 10 माइक्रोलीटर होनी चाहिए आपकी पर लीटर ऑफ द कंटेंट। क्यों? क्योंकि इनके पास तो पहले से ही पोटेंशियल है CO2 की मात्रा ज्यादा रखने का, तो इनका कंपनसेशन पॉइंट कम है। ये थोड़ा भी एब्जॉर्ब करे तो चल जाता है, क्योंकि अंदर ले जाके एसिड बना बना के उसे तोड़ तोड़ कर बंडल शीथ सेल को दे सकते हैं। यहां पर इन्हें हाई CO2 चाहिए, क्योंकि इनके पास क्रैन्स एनाटॉमी नहीं है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सर्वाइव करते हैं, लेकिन C4 प्लांट जो है ये हाईली टॉलरेंट होते हैं टेम्परेचर के लिए, ज्यादा टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये 35 से 45 डिग्री सेल्सियस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में मिल रहे थे। फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट और इनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी लो है, क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है। जबकि आपके मोर एफिशिएंट होते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई होती है C4 प्लांट की, क्योंकि इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। एग्जाम्पल जो आपके नॉर्मल प्लांट हैं, वीट, राइस, बीन, पोटैटो, ये सारे C3 है। जबकि C4 में आपको अच्छे से याद करना है जो आपका सॉर्गम है, मेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेज, सॉर्गम, शुगर केन, अमरैंथ अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें ना करें। मेज और सॉर्गम सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। सो C3 प्लांट और C4 प्लांट के बीच में डिफरेंसेस ये थे। नया जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपका हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। फोटोसिंथेसिस डिस्कस हो चुकी थी मेसोफिल के अंदर, RUBP, 3PGA डिस्कस हो चुका था। ये जो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है और जो ग्रेनल ए ग्रेनल है, ये पॉइंट नया है। रेस्पिरेटरी लॉस की बात हो चुकी थी, CO2 कंपनसेशन पॉइंट, ये पॉइंट नया है। तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है इसके अंदर, जिससे रिवीजन के टाइम पे आपको मजा आ जाए।
ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा झेल पाते हैं C4, लेकिन कितना ये आप देख लीजिएगा। एंड एग्जाम्पल में आपका मेज और सॉर्ग। बस ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है 5-6 आपको बस ये पढ़ लेने हैं, इसके अलावा आपको कुछ यहां पर नहीं पढ़ना। नाउ हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर बढ़ा सकते हैं और कौन से फैक्टर्स कम कर सकते हैं, उनके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जो प्लांट के फैक्टर्स हैं ये इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस क्या थी, सनलाइट आई, आपका यहां पर वाटर नीचे से आया, CO2 आपका एटमॉस्फेयर से आया, और वाटर और CO2 ने मिलकर क्या बना लिया, लीफ के अंदर क्लोरोफिल की हेल्प से आपका शुगर बना लिया, एंड आपका ऑक्सीजन जो था एज अ बाय प्रोडक्ट यहां से रिलीज हो गया, जो कि प्लांट हमें देते हैं। यहां पर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहले जो फैक्टर्स हैं ये आपके इंटरनल या इंट्रिंसिक फैक्टर हैं, यानी प्लांट के खुद के फैक्टर, यानी नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। अगर लीफ का नंबर ज्यादा है तो क्लोरोफिल्स का नंबर ज्यादा, क्लोरोफिल का नंबर ज्यादा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा। साइज ऑफ लीफ, लीफ अगर चौड़ी है तो ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाएगी, लीफ अगर चौड़ी है सरफेस एरिया ज्यादा, क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा, क्लोरोफिल का नंबर मैक्सिमम, अल्टीमेटली आपका बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। एज, अगर प्लांट यंग है तो लीफ छोटे छोटे हैं तो अल्टीमेटली बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जब प्लांट अडल्ट है एकदम अच्छी रॉबस्ट फोटोसिंथेसिस वो शो करेगा, बिकॉज अभी वो एकदम मैच्योर हो चुका है। लेकिन हाँ, जब ये एजड हो जाएगा, जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो दोबारा से पत्तियां ड्रॉप होने लग जाएंगी और अल्टीमेटली प्लांट वीक हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस दोबारा से कम होता चला जाएगा। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, लीफ आपका अगर वेल एक्सपेंडेड हो और लाइट की डायरेक्शन में हो तो अच्छी लाइट को कैप्चर कर पाएगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। समझ लो लाइट ऐसे आ रही है, पत्ती ऐसे है, तो ज्यादा लाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो ओरिएंटेशन ऑल्सो मैटर्स, कि कितनी लाइट इसके ऊपर गिर रही है। ओके, मीजोफिल सेल्स और क्लोरोप्लास्ट की ओरिएंटेशन नंबर भी मैटर करते हैं। मीजोफिल सेल ज्यादा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा। मीजोफिल सेल बड़े, फोटोसिंथेसिस ज्यादा, क्लोरोप्लास्ट बड़े बड़े, आपका अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस ज्यादा। ये सारी चीजें हम बेसिकली जानते हैं। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, CO2 जितनी ज्यादा होगी उतनी CO2 फिक्स भी हो पाएगी, और जितनी CO2 फिक्स होगी उतना आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा। दैट्स वेरी ऑब्वियस। CO2 को फिक्स कर करके ही तो आप ग्लूकोज बना रहे हो। जितने CO2 मॉलिक्यूल उतने ग्लूकोज बनेंगे, जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल उतने ही बेहतरीन तरीके से जुड़ जुड़ के स्टार्च बन जाएंगे। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, वही ऊपर वाली बात हो गई, क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा। ये तो ऐसी चीजें हैं जो प्लांट के अंदर देखने को मिलती हैं। अब देखो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे सनलाइट, सनलाइट ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, क्योंकि नाम ही है ना फोटोसिंथेसिस, तो सनलाइट की वजह से ही तो नाम आपका फोटो पड़ा था। टेम्परेचर अगर अच्छा खासा है, ऑप्टिमम है, तो फोटोसिंथेसिस आपकी मैक्सिमम होगी। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपको लॉस भी झेलना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको एंजाइम्स की जरूरत है। जो आपके डार्क रिएक्शन है ये एंजाइम बेस्ड होते हैं। तो आपके अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया आपने, तो जो एंजाइम है विच इज बेसिकली प्रोटीन, ये तो डीजनरेट हो जाएगा ना, ये प्रोटीन आपका डीजनरेट हो जाएगा, और आप नहीं चाहते आपका प्रोटीन डीजनरेट हो, आप नहीं चाहते आपका जो प्रोसेस है वो बीच में रुके। तो टेम्परेचर आपको ऑप्टिमल रखना पड़ता है, ना ज्यादा कम जिसपे एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाए, ना बहुत ज्यादा। ऑप्टिमल टेम्परेचर इज बेस्ट। CO2 कंसंट्रेशन, एक लेवल तक जब आप CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो आपकी ज्यादा फिक्सेशन देखने को मिलती है। हाँ, ज्यादा CO2 भी हमारे लिए हानिकारक है। बहुत ज्यादा CO2 दे दोगे तो CO2 टॉक्सिसिटी हो जाएगी और प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो एक ऑप्टिमल लेवल या फिर एक माइनर इंक्रीज इन CO2 इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। और CO2 वैसे ही एटमॉस्फेयर में कम है, 0.03 to 0.04% है, तो इसको थोड़ा बहुत बढ़ाना बनता है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो दिक्कत है, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपका वाटर है। वाटर अगर देखो यार अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है तो बेस्ट है। ओके, बहुत कम अगर प्रेजेंट होगा ना तो आपकी लीफ जो है वो विल्ट हो जाएंगी, पानी के लॉस की वजह से विल्टिंग हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली यहां पर क्या है, अगर पानी का लॉस हो जाएगा तो सेल्स अपनी टर्जिडिटी खो देंगे, सेल्स टर्जिडिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो प्लांट जो है मुरझा जाएगा और ठीक से उसके लीफ एक्सपोज्ड स्टेट में नहीं रह पाएंगे, तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस की बैंड बच जाएगी। सो प्लांट फैक्टर जो कि आपके इंट्रिंसिक होते हैं ना, जो कि प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ये प्लांट के जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करते हैं और प्लांट की ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं। एक प्लांट है जिसको मैंने रेगिस्तान में उगा दिया और उस सेम प्लांट की स्पीसीज को मैंने एक ऐसे इलाके में उगा दिया जहां पर पानी है, और वो प्लांट अच्छे पानी को रिक्वायर करता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो पानी वाली जगह पर अच्छी ग्रोथ दिखाएगा,
डेजर्ट में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाएगा। तो एक तो जगह डिपेंड करती है कि कहां पर मैंने उगाया है। दूसरा जेनेटिक डिस्पोजिशन, कि वो कितना ज्यादा अडेप्ट कर सकता है, कितना ज्यादा प्लांट बढ़िया है, क्या वो ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, क्या वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाती हैं यहां पर, राइट। अब देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर टॉपिक आता है दैट इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और यहां पर जो है ये लॉ 1905 में दिया गया था। वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू कोट ओवर हियर। समझ लीजिए एक पेन की फैक्ट्री है, एक पेन की फैक्ट्री, वहां पर 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। कुछ लोगों को कहा गया कि भाई आपके यूनिट में बनेंगे पेन के ढक्कन, ओके। और यहां पर जो मजदूर थे उन्होंने ढक्कन बना दिए 10। कुछ लोग थे जिनको कहा गया कि आपके पास बनेंगे रिफिल, और इन्होंने जो रिफिल थी ये बना दी 15। और कुछ को कहा गया कि आपके पास बनेगा पेन का खोखा, राइट, जो मेन आपका लिखने का जो स्टाइलस का जो मेन बॉडी है वो यहां पर बनेगी। खोखे बना दिए समझ लो यार 25। टोटल पेन कितने बने, ये मेरा सवाल है आपसे। टोटल कंप्लीट पेन कितने बने? अब आप में से सारे लोग ही बोलेंगे 10, क्योंकि देखो भाई 10 यहां से हमने खोखे उठाए, 10 आपकी रिफिल उठाई और 10 मैंने आपकी कैप उठाई, तो टोटल 10 पेन मुझे देखने को मिले। अगर मैं बोल दूं कि ये जो कैप है इसका नंबर मैंने कर दिया है 12, तो टोटल पेन कितने बने? अब आप बोलोगे सर 12 पेन बने, क्योंकि 12 मैं कैप ले लूंगा, 12 रिफिल ले लूंगा, 12 बॉडी ले लूंगा। अब मैंने बोला कि 14 आपके कैप्स बने, तो 14 कैप ले ली, 14 रिफिल ले ली, 14 बॉडी ले ली, अब आपके टोटल पेन 14 बने। यानी मैं इस नंबर को, सबसे कम जो नंबर है, इसको मैंने 10 किया तो 10 पेन बने, इसको मैंने 12 किया तो 12 पेन बने, इसको मैंने 14 किया तो 14 पेन बने। यानी सबसे कम वाला जो नंबर है उस पर डिपेंड करता है कि प्रोसेस कैसा चल रहा है। यानी जो लिमिटिंग फैक्टर रहता है ना, जो सबसे कम है, जो सबसे लिमिटिंग है, इस पर रेट डिपेंड करता है। इसे आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हो, जिसको आप केमिस्ट्री में आरडीएस बोलकर भी रिप्रेजेंट करते हो। तो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि फोटोसिंथेसिस या किसी और केमिकल प्रोसेस में भी जो सबसे लिमिटिंग मॉलिक्यूल है ना, जिसका अमाउंट सबसे कम है, वो जब तक एग्जॉस्ट नहीं होगा तब तक ही रिएक्शन चलेगा। एक बार एक मॉलिक्यूल कम पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। समझ लो एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी पार्टिसिपेट करते हैं, अगर ए खत्म हो गया तो बी अकेला थोड़ी रिएक्शन कर पाएगा, तो ए जितना था उतना ही रिएक्शन हुआ, उसके बाद रुक गया। तो पूरा रिएक्शन किस पे डिपेंड किया? ए के ऊपर, क्योंकि वो कम है अमाउंट के अंदर। सो यहां पर क्या है, इफ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, अगर समझ लो 4 फैक्टर किसी प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, तो जो रेट है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये उस पे डिपेंड करेगा विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, यानी जिसकी अमाउंट सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, उस पर रेट डिपेंड करेगा। इट इज द फैक्टर जो डायरेक्टली आपकी रेट को अफेक्ट करता है, जो कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड को इफेक्ट करता है। ये आपका ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, यानी जो फैक्टर लिमिटिंग है वही आपका रेट को डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट विद ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट। ग्रीन लीफ मतलब क्लोरोफिल अच्छी खासी, ऑप्टिमल लाइट मतलब कि आप जो फोटो वर्ड यूज करते हो वो अच्छा खासा, एंड CO2 अच्छी खासी। तो यहां पर क्या है, इट मे नॉट फोटोसिंथेसाइज इन वेरी लो टेम्परेचर। यहां पर ये तब तक फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा तब तक टेम्परेचर ऑप्टिमम ना हो जाए। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे ही आप इसे दोगे, ऑप्टिमल टेम्परेचर जैसे ही आप इसे दोगे, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर टेम्परेचर क्या है, ये जो लो टेम्परेचर है ये आपका क्या है, मिनिमल क्राइटेरिया, ये आपका मिनिमल फैक्टर है या लिमिटिंग फैक्टर, कि सारी चीजें बढ़िया है, क्लोरोफिल भी है क्योंकि पत्ती ग्रीन है, ऑप्टिमल लाइट है, फोटो कंपोनेंट जो आपका बढ़िया है, एंड यहां पर CO2 की भी अच्छी खासी अमाउंट देखने को मिलती है। लेकिन तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा बिकॉज लो टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर दोगे तभी अच्छा जुगाड़ देखने को मिलेगा। अगला जो फैक्टर आता है यह है लाइट। अब फैक्टर के बारे में जानते हैं, राइट। तो लाइट आपका किस हिसाब से फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करता है? लाइट की क्वालिटी मैटर करती है फोटोसिंथेसिस। क्यों? लाइट की क्वालिटी, क्या फोटोसिंथेसिस यूवी रेंज में हो सकती है? नहीं। विजिबल रेंज में हो सकती है? हाँ। विजिबल में भी मैक्सिमम किस रेंज में होगी? ब्लू में होगी और रेड में होगी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। तो मेरे भाई क्वालिटी मैटर कर तो रही है ना, हर लाइट की क्वालिटी में सेम फोटोसिंथेसिस थोड़ी हो रही है। ऑरेंज पे कम हो रही है, रेड पे ज्यादा हो रही है, वायलेट पे कम हो रही है, ब्लू पे ज्यादा हो रही है। तो क्वालिटी मैटर करती है। लाइट की इंटेंसिटी मैटर करती है? यस, बिल्कुल करती है। अगर आप इनिशियली लाइट की इंटेंसिटी यहां पर देखें, अगर आप इनिशियली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यहां पर लाइट की इंटेंसिटी काफी कम है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी काफी कम है। आपने इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाया तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ा।
आपने इंटेंसिटी को और बढ़ाया तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और बढ़ेगा। एंड अल्टीमेटली यहां पर आने के बाद एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के बाद यहां पर आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि सैचुरेट हो जाता है। इसके बाद आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ता। एक मैक्सिमम इंटेंसिटी के बाद ना बहुत ज्यादा लाइट आने लग जाती है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उस लाइट को इधर उधर दौड़ाते रहते हैं, मेन रिएक्शन सेंटर को नहीं देते। और तब भी अगर सूरज एकदम प्रचंड है, लाइट आती ही जा रही है, तो आगे इतनी लाइट हो जाती है कि वो आपके क्लोरोफिल को डिग्रेड कर दे। तो क्लोरोफिल एंड में डिग्रेड होने लग जाती है, तो रेट आपका कुछ ना कुछ कम ही हो जाता है। यहां पर क्या हो गया, आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स डिग्रेड हो गए, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ना कुछ कम ही हुआ, एक लेवल के बाद बढ़ा नहीं। ओके, तो इंटेंसिटी ऑल्सो मैटर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर ऑल्सो मैटर्स भाई। अगर आप 2 घंटे के लिए लाइट दे रहे हो तो कम शुगर बनेगा, 6 घंटे के लिए दे रहे हो तो ज्यादा शुगर बनेगा। हाँ, लेकिन अगर इनिशियली भी सन आया है तो आपका अच्छा फोटोसिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। 6 घंटे रहेगा तो भी मैक्सिमम रेट उतना ही जा पाएगा। तो जो ड्यूरेशन है सनलाइट की, इसके ऊपर मैक्सिमम रेट डिपेंड नहीं कर रहा। अगर समझ लो 3 घंटे के लिए आया है आपका सूरज, तो भी आपका रिएक्शन रेट का पीक आपको देखने को मिल सकता है। और 6 घंटे के लिए सूरज आया तो भी रिएक्शन रेट का पीक आपको देखने को मिल सकता है। तो पीक तो आपकी आ जाएगी, चाहे कम ड्यूरेशन के लिए सूरज क्यों ना आए। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा ड्यूरेशन के लिए सूरज आया है तो ज्यादा शुगर बनेगा, क्योंकि ज्यादा CO2 फिक्स होगी। और कम ड्यूरेशन के लिए आया है, कम देर तक लाइट आई, तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट आपके मिनिमल बनेंगे, आपके एक लेवल तक ही बनेंगे। तो ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। यहां पर देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलती है एट लो लाइट इंटेंसिटी, जब CO2 फिक्सेशन आपका देखने को मिल रहा है। तो लो लाइट इंटेंसिटी मतलब यहां तक अगर आप देखेंगे तो लो लाइट इंटेंसिटी थी। ओके, यहां तक आपको एकदम लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिली, एकदम सीधी लाइन देखने को मिली। यानी जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो आपका रेट भी बढ़ेगा। तो लो इंटेंसिटी के ऊपर क्या हुआ, लो इंटेंसिटी के ऊपर क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो मेरे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, बिल्कुल कह सकता हूं। लीनियर हो गया ना एकदम, जैसे जैसे मैं रेट बढ़ा रहा हूं, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, उसी हिसाब से मेरा रेट भी बढ़ रहा है। लीनियर रिलेशनशिप मिली, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैं यहां पर लगा सकता हूं। आगे जब मैंने लाइट इंटेंसिटी को और इंक्रीज किया तो आपका रेट फर्दर इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि सैचुरेशन हो चुकी है, बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग बन चुके हैं। अब लाइट तो आप देते जाओगे जितनी चाहे, फ्री की आ रही है, लेकिन CO2 तो उतना नहीं है ना, वाटर तो उतना नहीं है। अल्टीमेटली बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाते हैं। तो यहां पर आने के बाद अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है, अगर आपका कोई फैक्टर लिमिट हो रहा है तो उसी पर डिपेंड करेगा आपका रेट। तो एक भी फैक्टर यहां तक आने के बाद लिमिट हुआ तो रेट फर्दर नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इससे भी ज्यादा अगर आप सैचुरेशन के बाद और अगर इंटेंसिटी देते हो तो क्लोरोफिल आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा, जो कि यहां पर मैंने बनाकर दिखाया हुआ है। इसको आप अपनी एनसीईआरटी में ड्रॉ भी कर सकते हो, और ये वाला जो पॉइंट है ये लिख भी सकते हो। दैट इज टोटली योर कॉल। ओके, तो लाइट की हमें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सनलाइट एक फ्री सोर्स है। तो यहां पर हमारा जो सैचुरेशन है वो 10% ऑफ फुल सनलाइट पे ही हो जाता है। यानी अगर 10% भी हमें सूरज की रोशनी मिल गई, हम लोग डन है। प्लांट जो है मस्त तरीके से अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। ओके, सो लिमिटिंग फैक्टर आपका लाइट बहुत ही मुश्किल से होता है। अगर कोई एकदम डेंस फॉरेस्ट है ना और उसके नीचे कोई घास वास है, वहां पर ही लाइट लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पेड़ आपके ऊपर है और बहुत घने फॉरेस्ट है, वो डेंस फॉरेस्ट है। तो वहां पर आपके बहुत ज्यादा घने पेड़ों के बीच में जो रोशनी है वो छन करके नीचे घासों तक नहीं पहुंच पाती। तो घासें जो है वहां पर थोड़ा कम लाइट में सर्वाइव करना सीख जाती, उन्हें कम लाइट में सर्वाइव करना पड़ता है, वहां तक लाइट यूजुअली नहीं पहुंचती। तो इक्के दुक्के कोई एक्सपेरिमेंट है जहां पर आपको लाइट एज ए लिमिटिंग फैक्टर देखने को मिला, अदरवाइज लाइट आपकी फ्री है और 10% पर ही सैचुरेशन होती है, तो आपको आसानी से ये वाला नंबर अचीव होते हुए दिख जाता है। इट इज वेरी वेरी अचीवेबल, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। ऑलराइट, चलो, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन विच इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, अब मैंने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ये काफी कम रहता है एटमॉस्फेयर में, 0.03 टू 0.04%। तो इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो अच्छा होगा हमारे लिए, अदरवाइज CO2 टॉक्सिसिटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो इट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत कम है एटमॉस्फेयर में। CO2 कंसंट्रेशन बहुत लो होती है, 0.03 टू 0.04%।
अगर आप इसको बढ़ा पाए 20% के आसपास, यानी अगर आप 0.05% कर देना अगर CO2 सिर्फ 0.1% का इंक्रीज, तो यहां पर CO2 फिक्सेशन का रेट आपको बहुत बढ़िया इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे जाता है। लेकिन आप इससे ज्यादा अगर लेवल ले जाएंगे तो आपके प्लांट को डैमेज हो सकता है। इसे आप कार्बन टॉक्सिसिटी भी कहते हैं। ज्यादा लेवल को भी प्लांट झेल नहीं पाते, क्योंकि ये एक पॉल्यूटेंट भी तो है ना, तो इसको आप उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सिर्फ फोटोसिंथेसिस अच्छी कराने के चक्कर में आपने CO2 बढ़ाया तो वह आपके लिए भी तो हार्मफुल है ना, आपकी भी तो उससे काफी सारी डिजीजेस को बढ़ावा मिलेगा। तो आप CO2 उतना भी नहीं बढ़ा सकते। 0.05% इज अ गुड थिंग टू गो फॉर, इससे ऊपर आपको लेवल नहीं ले जाना होता कभी भी। एट लो लाइट कंडीशन, जब इंटेंसिटी आपकी कम है, C3 और C4 प्लांट जो है दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन। कितना भी अच्छा CO2 क्यों ना हो, अगर लाइट आपकी कम है तो फिक्सेशन नहीं हो पाएगी। लेकिन जब आपने इंटेंसिटी हाई कर दी, एनर्जी आ चुकी है प्लांट के पास, CO2 भी आ चुका है विच इज अ रॉ मटेरियल, तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एकदम भयानक तरीके से इंक्रीज हो जाए। तो CO2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यहां पर एक मस्त चीज देखिए कि C4 प्लांट जो है, इनमें जो आपकी सैचुरेशन है, इनको कितना CO2 चाहिए, अबाउट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। ओके, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। जबकि जो आपका C3 प्लांट है, इसको कितना चाहिए आपका 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। ये आपका एक्चुअल न्यू NCERT का डेटा है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। टेबल वाला डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये वाला भी काफी क्रिटिकल है, पूछा जाएगा आपसे यही आपका नीट क्वेश्चन में आता है। ओके, तो C4 वाले को कम अमाउंट चाहिए आपका CO2 का, जबकि C3 वाले को ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि C3 के पास आपका CO2 को कंसंट्रेट करने का मैकेनिज्म नहीं है, इसमें क्रैन्स एनाटॉमी नहीं थी। जबकि C4 वाला जो था, ये बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को इंक्रीज कर पा रहा था। इसके पास खुद का मैकेनिज्म है कम CO2 में भी काम चलाने का, तो इसको कम चाहिए। लेकिन C3 के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहां पर आपकी फोटो रेस्पिरेशन भी देखने को मिलती है, तो यहां पर अच्छा खासा CO2 का अमाउंट चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई CO2 का अमाउंट ज्यादा चाहिए C3 के अंदर। तो C3 प्लांट्स के अंदर यूजुअली CO2 जो है लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। C4 को कम CO2 भी मिलेगी तो भी वो सर्वाइव कर लेगा। ड्यू टू रिस्पॉन्स टू हायर CO2 कंसंट्रेशन, आपके C3 प्लांट जो हैं ये इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस शो करते हैं एंड आपकी हायर प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन जो आपका C4 है वो इनका भी बाप है, वो इनसे भी अच्छी प्रोडक्टिविटी शो करता है। यहां पर आपने देखा कि CO2 की मात्रा अगर आप बढ़ा देते हैं, हायर CO2 कंसंट्रेशन कर देते हो, तो अच्छी फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। तो इसी बात का हम लोग उपयोग करते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप्स के अंदर। अब ग्रीन हाउस क्रॉप है तो ग्रीन हाउस आपने एक तैयार किया जिसमें टेम्परेचर तो ज्यादा होता ही है, और आपने वहां पर CO2 लेवल को भी मैनेज कर दिया अपने हिसाब से। तो यहां पर आप टोमेटो, बेल पेपर वगैरह जो है, इनको हाई CO2 वाले एटमॉस्फेयर में उगाते हैं जिससे इनकी ईल्ड बढ़ सके। तो एक ग्रीन हाउस क्या रहता है, एक ग्रीन हाउस एक ऐसा चैम्बर है कांच का जिसके अंदर रेडिएशन आ तो जाती है, बाहर नहीं जा पाती। तो रेडिएशन अंदर आ गई और अंदर ही टकरा टकरा के हीट जनरेट करती रही। तो यहां पर टेम्परेचर तो बढ़ा ही ग्रीन हाउस के अंदर, CO2 आपने पहले से सेट करी हुई है ज्यादा, तो यहां पर क्या हुआ, हाई टेम्परेचर है, हाई CO2 है, अच्छा खासा आपको फोटोसिंथेसिस का रेट देखने को मिला। और रेट जब आपका मैक्सिमम हो गया तो आपको भी मजा आ गया। तो टोमेटो और बेल पेपर आप इस हिसाब से उगा सकते हैं इन सच पॉली हाउसेस। ओके, अब देखो टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि जो डार्क रिएक्शन है, these dark reactions are very very crucial, but these dark reactions are biosynthetic in nature. It means that they are enzymatic. They are enzymatic. ये अगर एंजाइमेटिक है तो यहां पर क्या हुआ, इन एंजाइम्स को खतरा हो सकता है हायर टेम्परेचर से। लो टेम्परेचर पर ये सेंसिटिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, हायर टेम्परेचर पर ये डीनेचर भी हो सकते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन है ये मोस्टली एंजाइमेटिक है, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन कहलाते हैं। अगर आपका लाइट की वजह से टेम्परेचर बढ़ा या किसी भी चीज की वजह से टेम्परेचर बढ़ा तो रिएक्शन जो है ये आपका थोड़ा सा डिट्योरेट हो जाएगा। ओके, लाइट रिएक्शन जो है मेरे दोस्त, लाइट रिएक्शन आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते बहुत ज्यादा, बिकॉज उनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, एंजाइम कोई खास नहीं है वहां पर, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ही हैं जिनको एनर्जी की जरूरत रहती है, तो उनको बहुत खासा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, डार्क रिएक्शन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। So in C4 plants, the response to high temperature is seen, क्योंकि यहां पर जो है ये आपके 35 से 45 डिग्री सेल्सियस को भी
टॉलरेट कर सकते हैं, हाईली टॉलरेंट थे टेम्परेचर की तरफ, तो हाई टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। जबकि C3 प्लांट जो है, यहां पर आपका लोअर टेम्परेचर जो है ये ऑप्टिमम होता है, ये आपके 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप अगर C3 प्लांट को 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर दे देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जबकि C4 वाला कर लेगा। तो इनके टेम्परेचर ऑप्टिमम पे डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कैसा होने वाला है, किस हिसाब से वो बढ़ते टेम्परेचर के प्रति रिएक्शन देने वाला है। सो द टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑफ प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट। अब जाहिर सी बात है, एक आपका प्लांट अगर डेजर्ट में रह रहा है तो उसका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है ये आपका 45 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 40 भी डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और कोई अगर आपका नॉर्मल रीजन में रह रहा है तो अल्टीमेटली आपका 25 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर सकता है, नॉर्मल आपका मैजिक रीजन में रह रहा है। तो ट्रॉपिकल प्लांट जो है इनमें हायर टेम्परेचर देखने को मिलता है, जबकि जो आपके टेम्परेट क्लाइमेट वाले प्लांट्स हैं यहां पर टेम्परेचर कम होता है, तो अल्टीमेटली यहां पर लो टेम्परेचर ऑप्टिमम देखने को मिलता है। समझ लीजिए कोई प्लांट है जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसके सारे एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, राइट। तो डिपेंड करता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका कितना है। लेकिन अगर किसी प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, उसको अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस दे देंगे तो वो ठीक ठाक सर्वाइव कर लेगा। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप किस प्लांट की बात कर रहे हैं, सारे फैक्टर्स देखकर ही आपको जज करना पड़ता है। लास्ट फैक्टर है आपका वाटर। वाटर देखो यार, वाटर का अगर स्ट्रेस हो जाए, यानी पानी की अगर मात्रा कम है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर स्टोमेटा जो है आपके फर्दर क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वाटर स्ट्रेस है। यू कांट अफोर्ड टू लूज वाटर। अगर आपने स्टोमेटा खोला तो आपके गैसेस तो एक्सचेंज होंगे, उसके साथ वाटर भी चला जाएगा, उस चक्कर में स्टोमेटा आपके बंद रहते हैं। अगर स्टोमेटा बंद रहेंगे तो CO2 भी नहीं आ पाएगी, और अगर CO2 लेने के लिए स्टोमेटा खोला तो वाटर भी चला जाएगा, यानी एक तो फैक्टर कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो आपका या तो CO2 कम हो जाएगी या वाटर, दोनों ही केस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। वाटर का जो स्ट्रेस है इसकी वजह से लीव्स विल्ट हो जाती है, लटक जाती है, क्योंकि इनकी टर्जिडिटी मेंटेन नहीं हो पाती, और क्योंकि लीफ लटक गई है तो इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम। सरफेस एरिया कम, लाइट ही नहीं खींच पाएंगे बहुत ज्यादा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। तो अच्छा खासा वाटर हमें इन्हें देना पड़ता है, अदरवाइज विल्टिंग हो जाएगी, टर्जिडिटी लूज कर देंगे सारे के सारे सेल्स, एंड अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी घट जाएगा। ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, एंड आई होप आपको सारी चीजें ठीक तरीके से समझ में आ गई होंगी। सो दिस चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड जो नेक्स्ट चैप्टर्स है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, याद करने का कंटेंट उसमें ठीक ठाक है, लेकिन समझने का कंटेंट उसमें और ज्यादा है, तो कंसेप्चुअल कंटेंट उसमें मैक्सिमम है। जो पीजीआर है उसमें आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। पीजीआर में कोशिश कीजिएगा कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को पढ़े, और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस आप लोग फॉलो करें, पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस, डीपीपी वगैरह, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप अपना प्यार जो है बरसा सकते हैं, आप अपना सपोर्ट हमें शो कर सकते हैं। मार्क्सअप लर्निंग ऐप को डाउनलोड आपने कर ही रखा है, दैट्स व्हाई आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे लेक्चर्स। उस ऐप को जब आप खोलेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको एक रिव्यू का ऑप्शन आएगा, वहां पर अगर आप हमें 5 स्टार दें तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। कोई अगर आपको कमी लगती है तो आप हमारे पब्लिक पोर्टल के ऊपर हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ चैट कर सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं विद टाइम, सो दैट वी कैन मेक आवरसेल्फ बेटर। Thank you so much. Jai Hind. Bye bye. Take care. We'll surely catch you in the next session. Shukriya.